पीपीएफ जो कॉन्केव बनता है वो ट्रेड ऑफ की वजह से नहीं बनता। जब आप ट्रेड ऑफ फेस कर रहे होते हैं बिटवीन टू गुड्स, उसकी वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है पीपीएफ। जब दो वेरिएबल्स का आपस में नेगेटिव रिलेशन होता है, जब आप दो चीज़ों में ट्रेड ऑफ फेस कर रहे होते हैं कि अगर एक चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तो ये चीज़ पीपीएफ को डाउनवर्ड स्लोप बनाती है, नेगेटिवली स्लोप बनाती है। इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि उसका स्लोप इंक्रीजिंग होगा। ये जो कॉन्केव है ये तो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। ये कॉन्केव शेप क्यों बन रहा है कि स्लोप इज़ नॉट कांस्टेंट। यानी आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप एक पीपीएफ ऐसा बनाते हैं जो कि लीनियर है, ठीक है ना, लीनियर पीपीएफ, कॉन्केव नहीं बन रहा, बनाया है, सही है, तो क्या यहाँ पे आप ट्रेड ऑफ फेस नहीं कर रहे हो? क्या आप इस पीपीएफ में ट्रेड ऑफ फेस नहीं कर रहे? जब आप x की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो y की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी ना, तो ये तो कॉन्केव नहीं है, बट स्टिल यू आर फेसिंग ट्रेड ऑफ। हाँ, ये वाली बात है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी समहाउ ट्रेड ऑफ ही है, लेकिन देखो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स वो होंगे कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये तो सिंपली ट्रेड ऑफ बता रहे हैं कि यू आर फेसिंग ट्रेड ऑफ बिटवीन टू गुड्स। अच्छा, ये स्टडी टेक्स्ट भी देख लेते हैं, चलो इस बात को कंफर्म करने के लिए। ठीक है इकरा, कौन से चैप्टर्स के न्यूमेरिकल? चैप्टर 3 के बात कर रहे हो? ये देख लें आप। चले, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता तो आप स्टडी टेक्स्ट की बात का यकीन कर लें। डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट, दिस इम्प्लाइज द ट्रेड ऑफ बिटवीन टू गुड्स ड्यू टू कंस्ट्रेन ऑफ इनपुट रिसोर्सेज। कॉन्केव टू रीजन, इसके पीछे क्या रीज़न है? इट इम्प्लाइज एन इंक्रीज इन स्लोप ऑफ पीपीएफ एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन प्रोडक्ट इंक्रीजेज। यानी एक चीज़ को जब आप इसकी इंक्रीज़ करोगे प्रोडक्शन, तो दूसरे की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके पीछे भी क्या रीज़न है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जिस चीज़ को आप जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, फिर उसकी ज़ाहिर है उसकी प्रोडक्टिविटी एक पॉइंट पर आकर जो है ना वो उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। सम रिसोर्सेज आर नॉट कंपैटिबल फॉर सम गुड्स, वही वाली बात कि कुछ चीज़ों को बनाने में कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो बड़े एफिशिएंट होते हैं, जैसे कि वीट को बनाने में लेबर ज़्यादा एफिशिएंट है, मशीन को बनाने में कैपिटल ज़्यादा एफिशिएंट है। मैंने एग्जांपल के साथ बात समझाई थी ना ये वाली। तो प्लीज़ ये वाला जो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में नॉर्मली आ रहा है कि पीपीएफ इज़ कॉन्केव ड्यू टू ट्रेड ऑफ बिटवीन टू गुड्स, ये फॉल्स है। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि पीपीएफ इज नेगेटिवली स्लोप या पीपीएफ इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू ट्रेड ऑफ बिटवीन टू गुड्स, तो वो ट्रू होगा। ठीक है, बुक ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया ना। चैप्टर 8 तो माइक्रो में नहीं आता ना इकरा, वो तो मैक्रो में आता है, वो हम कर लेंगे, चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, डोंट वरी। अच्छा जी, तो आज हमने जो है वो चैप्टर 4 से अपना रिवीजन स्टार्ट करना है, और चैप्टर 1, 2 और 3 के जो है वो हम वैसे ओवरऑल अगर आप उस चैप्टर में से कोई एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान करते हैं तो वो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। और अगर आप लोग बोलेंगे और हमारे पास टाइम होगा तो हम चैप्टर 1, 2, 3 के कुछ MCQs डिस्कस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा मुझे ये बताओ कि चैप्टर 4 के कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करना है या MCQ से स्टार्ट लेना है? कॉन्सेप्ट क्लियर करें पहले, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर 4 के अंदर आ जाती है प्रोडक्शन थ्योरी, ठीक है ना। और इस प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर हमारे पास दो थ्योरीज आ जाती हैं। एक थ्योरी होती है शॉर्ट रन के अंदर। शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल बी फिक्स्ड।
जबकि लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड है जिसमें सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो वेरिएबल होते हैं। शॉर्ट रन के अंदर जो थ्योरी हम प्रोडक्शन साइट पर डिस्कस करते हैं उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फिक्स और वेरिएबल फैक्टर का जो प्रोपोर्शन आ रहा होता है वो वेरी कर रहा होता है, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ रिटर्न्स भी है क्योंकि इसमें हम आउटपुट के प्रोडक्शन के 3 स्टेजेस डिस्कस कर रहे होते हैं। और नंबर 3 थर्ड नेम इसका क्या है, रिटर्न टू फैक्टर। और रिटर्न टू फैक्टर की डेफिनेशन क्या है कि जब हम एक फैक्टर को वेरी करते हैं, जब हम वेरिएबल फैक्टर को वेरी करते हैं तो उसकी वजह से आउटपुट पे क्या इफ़ेक्ट आता है, यानी एक फैक्टर को चेंज करके उसका इफ़ेक्ट आउटपुट पे देखना, ये क्या कहलाता है, रिटर्न टू फैक्टर। ऑन दी अदर हैंड लॉन्ग रन में हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है रिटर्न्स टू स्केल। तो जब भी स्केल की टर्म आती है हमें पता चल जाता है कि लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि स्केल कैपिटल और लैंड को वेरी करके चेंज होता है और कैपिटल और लैंड शॉर्ट रन में फिक्स्ड होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर हमने कुछ बातें डिस्कस करी थी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें ये बात एक्सप्लेन करता है कि जब हम एक फिक्स फैक्टर पर वेरिएबल फैक्टर को, या आप यूँ कह लें कि जब हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के स्टेजेस आ जाते हैं। फर्स्ट, इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी वेरिएबल फैक्टर की क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। और इसका मतलब ये था कि हर एडिशनल लेबर के आने से जो आउटपुट में इंक्रीज़ आ रहा होता है वो प्रीवियस लेबर के मुकाबले में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है ना। देन आफ्टर सम टाइम आपकी जो लेबर के इंक्रीज़ होने से मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो आपकी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। यानी इसको हम और किस तरीके से कह सकते हैं कि जो आपकी टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ हो रही होती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। ये जो डिक्रीजिंग रेट है ये बेसिकली रेट स्लोप को एक्सप्लेन कर रहा होता है, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट का स्लोप क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है ना। इनिशियली जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रही होती है तो आपको टोटल आउटपुट इंक्रीज़ होते हुए दिखता है इंक्रीजिंग रेट से, यानी बहुत स्पीड से इंक्रीज़ हो रहा होता है आउटपुट। लेकिन उसके बाद जब आप फिक्स फैक्टर पे वेरिएबल फैक्टर को मज़ीद बढ़ाते जाते हैं तो एक पॉइंट आता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, यानी आउटपुट तो स्टिल बढ़ा होता है लेकिन उसका रेट जो है वो डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और फाइनली आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो जाती है, यानी टोटल प्रोडक्ट आपकी इस पॉइंट पर क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो दीज आर 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और इन स्टेजेस को हमने नाम दिया था। ये स्टेज कहलाता है आपका लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जिसमें मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रही है और टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रही है विद इंक्रीजिंग रेट। सेकेंड स्टेज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, एंड थर्ड स्टेज लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आपको आनी चाहिए कि अगर आपको टोटल प्रोडक्ट की वैल्यूज़ दी हुई होंगी तो उससे आपने कैसे मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकाली जाती है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकाली जाती है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। ठीक है ना। फिर हमने इसके ग्राफ देखे थे और हमने कहा था कि भाई वेरिएबल फैक्टर जो कि आप ज़ाहिर है चेंज कर रहे हैं और उसके चेंज होने से टोटल प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है। तो इनिशियली जो टोटल प्रोडक्ट आपकी उसका शेप बन रहा था वो कुछ इस तरीके का बन रहा था, क्योंकि इसमें टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रही थी इंक्रीजिंग रेट से, देन इसका रेट डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो गया था, फिर ये पॉइंट पर मैक्सिमम पे आकर क्या होने लग गई थी, डिक्रीज़ होने लग गई थी। तो इस तरह से आपके टोटल प्रोडक्ट कर्व बना था। अच्छा, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व हमने कैसे बनाए थे। एवरेज प्रोडक्ट जो है वो आपकी इनिशियली इंक्रीज़ हुई थी, और चलें पहले हम जो है ना इससे ऐसा करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट बना लेते हैं, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट से मार्जिनल प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है इजीली।
देखिए यहाँ तक आपको दिख रहा है कि टोटल प्रोडक्ट का शेप डिफरेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ ये फर्स्ट स्टेज है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न, जिसमें टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, और फिर इसके बाद से मैक्सिमम तक टोटल प्रोडक्ट का जो है वो सेकेंड स्टेज है, जिसमें टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, और उसके बाद हमारे पास ये थर्ड स्टेज आ जाता है नेगेटिव रिटर्न, जिसमें टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई है। जब हम मार्जिनल प्रोडक्ट बनाते हैं तो जब तक इंक्रीजिंग रिटर्न है, जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगी आपकी अपवर्ड स्लो, ठीक है। जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे होगी तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगी, ज़ीरो, और उसके बाद से ये नेगेटिव हो जाएगी। सेकंड, एक रैशनल प्रोड्यूसर सेकंड स्टेज पर ऑपरेट करेगा, क्योंकि एफिशिएंसी का क्राइटेरिया ये कहता है कि आप अपने गिवन इनपुट्स को यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करें। फर्स्ट स्टेज पर अगर आप रुक जाते हैं तो आप अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अभी आपके फिक्स फैक्टर में कैपेसिटी है, उसको आप मज़ीद यूटिलाइज़ करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो आपने स्पीड ही नहीं देखनी, आपने देखना है कि अगर मैं अपने इनपुट्स को यूज़ करके मैक्सिमम 18 यूनिट्स बना सकता हूँ तो मैं बनाऊँगा, ठीक है ना। अच्छा, अब एक रिलेशन है बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, और वो ये रिलेशन ये कहता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट का रेट हमेशा एवरेज से ज़्यादा होता है। तो जब एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज़ होती है तो मार्जिनल प्रोडक्ट उससे ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। जब एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम पे होती है तो मार्जिनल और एवरेज क्या करते हैं, इंटरसेक्ट। तो अब देखें आप कि मैं इस तरीके से एवरेज प्रोडक्ट का ग्राफ बना रही हूँ, और इसकी रीज़न ये है कि भाई जाहिर है जब एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रही होगी तो मार्जिन उससे भी अबव होगी। ये एवरेज प्रोडक्ट का मैंने मैक्सिमम एज्यूम करा है, तो यहाँ मैक्सिमम पर एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम पर है, और इसलिए मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट बराबर हो गए हैं। और इसके बाद एवरेज प्रोडक्ट ने डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर दिया है तो मार्जिनल प्रोडक्ट उससे भी ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है और इसके बिलो बन रही है। इस तरीके से हमने ये एवरेज, टोटल और मार्जिनल के ग्राफ्स अपने पास ड्रॉ करे थे, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो हो गया शॉर्ट रन का। लॉन्ग रन का सिंपल था, रिटर्न्स टू स्केल का। उसमें हमने ये बात करी थी, ये एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का जो रिलेशन है इसको अच्छे से देख कर जाना। रिटर्न्स टू स्केल में हमने कहा था अगेन लॉन्ग रन में भी देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट स्टेज कहलाता है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जिसमें इनपुट के बढ़ाने से आपका आउटपुट भी उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो रहा होता है। डबलिंग द इनपुट विल जिसमें इनपुट बढ़ाने से आउटपुट उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा होता है। मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज आ रहा होता है आउटपुट में इनपुट के बढ़ने से, ठीक है ना। सेकेंड स्टेज था कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, जिसमें अगर आप लेबर को इनपुट को डबल करोगे, यहाँ पे आप कोई एक इनपुट को वेरी नहीं कर रहे, आप अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करके उनका इफेक्ट आउटपुट पे देख रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है। तो जब आप अपने सारे इनपुट्स को डबल करोगे तो आपका आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी इनपुट और आउटपुट के चेंज होने का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा इन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। एंड थर्ड आ जाता है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, एक ही बात है। इसमें इनपुट्स का बढ़ना, इनपुट जिस प्रोपोर्शन से बढ़ेगा आउटपुट का बढ़ने का प्रोपोर्शन उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी आउटपुट बढ़ तो रहा होगा लेकिन इनपुट के मुकाबले में कम इंक्रीज हो रहा होगा। ये आपका डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा। ज्ञानचंद, आपका नेट चल रहा है इस वक्त? अच्छा, तो इसमें इतनी अफसुर्दा होने की क्या बात है घर छोड़ के? अच्छा ठीक है, सही है, मैं मुझसे बात कर लेना, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस आज ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आपको जो कल कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे आप वो रिवाइज़ करो? ये तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी, ये सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। ये तो आपने पढ़ना ही है ना मार्च बैच के अंदर। हाँ, अगर ऐसा हो जाए, आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी कल की क्लास की?
जब मैं आई थी उसी वक्त बोल देते, उसी वक्त बात कर लेते, क्या बात करनी। तीनों को कंपेयर करो। फर्स्ट में जब जितना मैंने इनपुट बढ़ाया आउटपुट को उससे ज़्यादा बढ़ाया है। कांस्टेंट में दोनों को इक्वल बढ़ाया है। डिमिनिशिंग का मतलब ये नहीं है कि आउटपुट डिक्रीज होने लग जाएगा। डिमिनिशिंग का मतलब है कि आउटपुट बढ़ेगा लेकिन इनपुट के मुकाबले में लेस प्रोपोर्शन से बढ़ेगा। कहाँ दो दो बनाए हैं, ये आउटपुट का टी है, ये एक ही एरो बना है और इसमें दो एरोज बनाए हैं मैंने। सेकंड हमारे पास आ जाती है कॉस्ट थ्योरी, और कॉस्ट थ्योरी के अंदर भी हम दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। एक शॉर्ट रन कॉस्ट कॉन्सेप्ट आ जाते हैं और दूसरा लॉन्ग रन आ जाते हैं। बातें नहीं करो वरना मैं बता रही हूँ। तो वो बहुत बड़े टीचर हैं। तो शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास कॉस्ट थ्योरी में तीन कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपके पास आ जाती है टोटल कॉस्ट, देन एवरेज कॉस्ट एंड थर्ड मार्जिनल कॉस्ट। क्योंकि शॉर्ट रन है तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है उसके अंदर भी दो तरह की कॉस्ट आती हैं। एक वो कॉस्ट है जो फिक्स इनपुट्स पर आ रही होती है, उसको हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं, और दूसरी कॉस्ट जो हमें वेरिएबल इनपुट्स पे आ रही होती है उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। फिक्स कॉस्ट जो है वो आउटपुट के साथ वेरी नहीं करती, इवन ज़ीरो आउटपुट पर भी आपको फिक्स कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो जब भी ज़ीरो आउटपुट पर वो कोई कॉस्ट दिखा रहा हो, चाहे वो टोटल कॉस्ट के अंदर ही क्यों ना लिखा हो, वो टोटल कॉस्ट का कौन सा पार्ट होगा, फिक्स कॉस्ट होगी जो ज़ीरो आउटपुट पर आपको दिख रही होगी। जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी हमेशा वेरी करती है विद आउटपुट, ठीक है ना। इसके अंदर भी हमने ग्राफ करे थे कि जो आपके पास जो टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसा बनता है विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। तो फिक्स कॉस्ट तो आपको पता है कि कांस्टेंट होती है, ज़ीरो आउटपुट पर भी वही बेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो है वो कर्व बन रहा होता है। अच्छा, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगी, क्योंकि अगर आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ज़ीरो, ठीक है ना। लेकिन उसका शेप हमने कैसे बनाया था, इनिशियली आउटपुट के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही थी आपकी डिमिनिशिंग रेट से, और इसका रीज़न क्या था कि फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में हमने बात करी थी कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रही होती है इंक्रीजिंग रेट से। तो वहाँ जब आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा होता है इंक्रीजिंग रेट से, तो यहाँ कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही होती है डिक्रीजिंग रेट से। देन सेकेंड स्टेज जब आपकी प्रोडक्शन वहाँ इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही होगी, तो यहाँ कॉस्ट का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व बनाया था, ठीक है ना। अब टोटल कॉस्ट कर्व कैसा बनाया था, हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जब हम फिक्स कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल कॉस्ट आ जाती है। और बिल्कुल इनका जो डिस्टेंस होगा वो हर पॉइंट पे सेम होगा, ये बिल्कुल पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट। और क्योंकि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है तो यानी आप हर पॉइंट पर एक सेम कांस्टेंट नंबर को ऐड कर रहे हैं।
इसलिए इनका जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। एवरेज कॉस्ट का जब हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया तो हमने कहा कि अगर हम इस टोटल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को आउटपुट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट की इक्वेशन आ जाएगी। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस डिवाइडेड बाय आउटपुट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट पे अगर आप गौर करो तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। यहाँ पे क्योंकि न्यूमरेटर में फिक्स कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, जबकि डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है जब आउटपुट बढ़ रहा है, तो जितना ज़्यादा आउटपुट आप प्रोड्यूस करोगे उतना रेशो क्या आएगा आपका, स्मॉल से स्मॉल रेशो होता जाएगा। यानी जितना ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट उतनी क्या आएगी, कम आएगी, और जितना कम आउटपुट प्रोड्यूस करोगे एवरेज फिक्स कॉस्ट उतनी ज़्यादा आ रही होगी। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का आउटपुट के साथ इन्वर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, जबकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व आपका जो है वो यू शेप बनता है, और उसके पीछे रीज़न क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न्स, ठीक है ना। वही जब इंक्रीजिंग रिटर्न होगा वहाँ एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रही होगी, यहाँ एवरेज कॉस्ट कम हो रही होगी। जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम पर होगी तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम पे होगी। जब एवरेज प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ एवरेज कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसका रिलेशन जो है वो वही लॉ ऑफ रिटर्न्स की वजह से जो है ये यू शेप बनता है। तो आउटपुट के अगेंस्ट हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व ड्रॉ किया था, और हमने कहा था कि भाई एवरेज फिक्स कॉस्ट तो आपका डाउनवर्ड स्लोप बनेगा, जैसे कि अभी अभी रीज़न बताई, जितना कम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा आएगी, जितना ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट उतनी कम आएगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व आपका जो है वो यू शेप बनेगा ड्यू टू लॉ ऑफ रिटर्न्स, जबकि एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व हमने कैसा बनाया था, हमने कहा था कि भाई इनिशियली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आप ज़्यादा दिखाएंगे, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट आप बना कैसे रहे हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में आप एवरेज फिक्स कॉस्ट को जब ऐड करेंगे तो एवरेज टोटल कॉस्ट आएगी। एवरेज फिक्स कॉस्ट इनिशियली बहुत ज़्यादा है और उसके बाद कम होती जा रही है, इसी वजह से इनिशियली आपका एक जो है वो लार्ज नंबर ऐड होगा और उसके बाद फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी, तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इसी ग्राफ में हमने अपना मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी बनाया था। मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। मार्जिनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट अभी अभी करके आ रहे हैं। फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न, तो कॉस्ट के अंदर वो क्या है, डिमिनिशिंग कॉस्ट। सेकेंड स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न, कॉस्ट के अंदर उसे हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का भी यू शेप ही बनेगा, जस्ट लाइक एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, लेकिन एवरेज और मार्जिनल का जो रिलेशन है वो होल्ड करेगा यहाँ पे। इनिशियली जब एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे भी ज़्यादा डिक्रीज होगी। उसके बाद जब एवरेज कॉस्ट का मिनिमम आएगा तो मार्जिनल कॉस्ट उस मिनिमम से क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और इसके बाद जब एवरेज कॉस्ट कर्व इंक्रीज हो रहे होंगे तो मार्जिनल कॉस्ट उससे भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से हमने एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स अपने पास ड्रॉ करे थे। ठीक है ना। अच्छा जी, फिर अच्छा एक कॉन्सेप्ट इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का भी था कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कहते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं,
ये वो एक्सपेंसेस हैं जिनको आप प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट को, ये एक्सपेंस तो है बट उसको आप इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो एज एन इकोनॉमिस्ट अगर आप टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो आप एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट ले रहे होंगे। अच्छा, लॉन्ग रन कॉस्ट के अंदर हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का। हाँ जी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या था? इनपुट की कोई बात नहीं है, बेसिकली यहाँ पे हम कह रहे हैं अच्छा किस तरह के बेनिफिट्स हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की टर्म का एग्जैक्ट मतलब क्या है कि जब आप स्केल बढ़ाते हैं, स्केल बढ़ाने का मतलब वही कि आउटपुट की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो जब आप अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ाते हैं, अपने आउटपुट को एक्सपेंड करते हैं, तो उसकी वजह से जो आपको बेनिफिट मिलते हैं, उसकी वजह से जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाते हैं, कि स्केल बढ़ाने के फ़ायदे। और वो फ़ायदा मेनली क्या है कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट, वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो स्केल बढ़ाने की वजह से, आउटपुट बढ़ाने की वजह से आपकी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। जबकि डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एट सम पॉइंट जब अपना आउटपुट आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो एक ऐसा पॉइंट भी आएगा कि आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फिर क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। रीज़न क्या पड़े थे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के, कि आप स्पेशलाइजेशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, यानी एक्सपर्ट जो है उनको यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर, तो वो आउट प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी दे रहे हैं। आप जो है वो बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, बिग मशीन्स यूज़ कर रहे हैं जो कि स्मॉल मशीन से जो है वो बेहतर प्रोडक्टिविटी दे रही होती हैं। आप बल्क में बाय कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको डिस्काउंट फैसिलिटी मिल रही है। आप क्योंकि लार्ज फर्म्स हैं तो आपको फेवरेबल रेट पे कैपिटल मार्केट में जो है वो एक्सेस मिल रहा है कैपिटल मार्केट का। आपके जो रिपेयरेंस और मेंटेनेंस की फैसिलिटी है वो आपकी अपनी ही फर्म के अंदर है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टाइम कॉस्ट आपकी बच रही है उस वजह से। तो ये वो सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही थी। और एक पॉइंट पर आकर ये इंक्रीज़ होना क्यों स्टार्ट हो जाएगी, जब इतनी लार्ज फॉर्म हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाएगी, हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वर्कर्स के दरमियान डिस्प्यूट्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इवेंचुअली प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। ये वो सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से हम अपना लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को अगेन यू शेप बना रहे थे, लेकिन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो रिलेटिवली जो है वो फ्लैट बनता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। और उसकी रीज़न क्या होती है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैरीज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स, ठीक है ना, बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स को कैरी कर रहा होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अच्छा, वो पॉइंट जहाँ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट सबसे मिनिमम आ रही होती है, ये सबसे बेस्ट और सबसे एफिशिएंट पॉइंट कहलाता है। इसको हम कहते हैं मिनिमम एफिशिएंट टू स्केल। इस पॉइंट से पहले लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आपकी कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही होती है ड्यू टू इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, और इस पॉइंट के बाद लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम और भी क्या कहते हैं, एनवलप कर्व, बिकॉज इट कैरीज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स को हम क्या कहते हैं, प्लांट कर्व्स। यू शेप्ड है, यू शेप्ड है बट फ्लैट है थोड़ा सा। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मुकाबले में ये थोड़ा फ्लैट बनता है। ठीक है,
उसके बाद हमने मार्केट स्ट्रक्चर डिस्कस करना स्टार्ट किया था, क्योंकि रेवेन्यू थ्योरी तो इसी के अंदर ही आ जाती है। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हमने कहा था कि भाई 4 टाइप्स ऑफ मार्केट्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, इनमें से एक परफेक्ट कंपटीशन है और जो बाकी हैं वो सारी इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आ जाती हैं। उनमें कौन कौन सी आ जाती हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। ठीक है ना। अब इनके अपने कुछ फीचर्स थे। हमने बात करी थी कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी मैनी सेलर्स होंगे, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होंगे, जबकि मोनोपोली में वन यानी सिंगल सेलर होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिकल और होमोजीनियस होगी इसकी नेचर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम कहते हैं सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड। और ओलिगोपोली में प्रोडक्ट की नेचर दोनों तरह की हो सकती है, होमोजीनियस भी और डिफरेंशिएटेड भी। जबकि मोनोपोली में जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी? यूनिक प्रोडक्ट होगी जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा। परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट सेलर्स सेल कर रहे होंगे वो आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होंगी। ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में जो एंट्री और एग्जिट होगी लॉन्ग रन के अंदर वो क्या होगी? बिल्कुल फ्री, कोई बैरियर नहीं होगा। जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम कहेंगे कि भाई फ्यू बैरियर्स हैं, यानी एंट्री और एग्जिट आसान है, फ्रीडम है, फ्यू बैरियर्स खाली एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओलिगोपोली में हाई बैरियर्स होंगे और मोनोपोली में भी हाई बैरियर्स होंगे, या आप इसको मज़ीद वेरी हाई बैरियर्स कह लो। ठीक है ना। लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती होगी, क्योंकि एंट्री और एग्जिट फ्री होगा। इसी रीज़न की वजह से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होगा, जबकि ओलिगोपोली और मोनोपोली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होगा लॉन्ग रन में, क्योंकि बैरियर्स होंगे तो उनका जो प्रॉफिट है वो लॉन्ग रन में भी रिटेन रहेगा। परफेक्ट कंपटीशन एफिशिएंसी के लिहाज से मोस्ट एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाता है, और मोनोपोली जो है वो लीस्ट एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाता है। और इन बिटवीन जो मार्केट्स हैं वो जिससे आप कंपेयर करोगे उसके अकॉर्डिंग बताओगे। अगर परफेक्ट कंपटीशन से कंपेयर कर रहे हो तो ज़ाहिर है उनकी एफिशिएंसी कम होगी, मोनोपोली से कंपेयर करो तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ठीक है ना। और कौन से पॉइंट्स होते हैं फीचर्स में? परफेक्ट कंपटीशन वो वाहिद मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो फर्म्स होंगी वो प्राइस टेकर होंगी। यहाँ पे उनका कंट्रोल होगा प्राइस पे, बट रिलेटिवली प्राइस परफेक्ट कंपटीशन के अलावा जितने भी मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं उनमें फर्म्स प्राइस मेकर हैं, लेकिन डिपेंड करता है, मतलब कंपैरिजन में हम ये कह सकते हैं कि हाँ किसी के पास प्राइस कंट्रोल ज़्यादा है और किसी के पास कम है।
जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में तो जो डिमांड कर्व बन रहा होता है वो परफेक्टली इलास्टिक बन रहा होता है, प्राइसेस फिक्स्ड होती हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस कंट्रोल तो है लेकिन फिर भी इलास्टिक डिमांड है, अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो उनके अच्छे खासे कस्टमर जो हैं वो चले जाएंगे। ओलिगोपोली में भी कंट्रोल है प्राइस का, लेकिन यहाँ पे दो तरह की पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइस कार्टेल बनाया जाए और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि प्राइस वॉर हो, राइवलरी हो। कॉल्यूसिव के अंदर, कॉल्यूसिव ओलिगोपोली के अंदर फर्म्स आपस में मिलकर कार्टेल बना रही होती हैं, एक प्राइस फिक्स कर रही होती हैं, जबकि नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली के अंदर फर्म्स आपस में कम्पीट कर रही होती हैं जिसकी वजह से उनके दरमियान प्राइस वॉर हो रही होती है। मोनोपोली के अंदर जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है प्राइस पे, वो प्राइस मेकर है, अपनी मर्ज़ी से जो चाहे प्राइस सेट कर सकता है। नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली के अंदर आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा था किंग डिमांड कर्व का, और बेसिकली किंग डिमांड कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ये बताता है कि भाई ओलिगोपोली के अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है जो आपसे पूछा जाएगा, और वो है कि फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है ओलिगोपोली का कि फर्म्स बहुत इंटरडिपेंडेंट है, और इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये कि एक फर्म का प्राइस और आउटपुट से रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा वो दूसरी फर्म को इम्पैक्ट करेगा, उसकी आउटपुट और प्राइस के डिसीजंस को इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे वही इंटरडिपेंडेंसी जो है वो किंग डिमांड कर्व में हमने दिखाई थी कि अगर एक फर्म अपनी प्राइस डिक्रीज़ करेगी तो बाकी सारी फर्म्स भी जो होंगी राइवल फर्म्स वो भी अपनी प्राइस डिक्रीज़ कर देंगी, और जिसकी वजह से जिस फर्म ने इनिशियली अपनी प्राइस डिक्रीज़ करी उसकी डिमांड में कोई ख़ास इंक्रीज़ नहीं आ पाएगा, उसकी इनइलास्टिक डिमांड हो जाएगी। जबकि अगर वो फर्म अपनी प्राइस इंक्रीज़ करेगी तो बाकी कोई भी फर्म अपनी प्राइस को चेंज नहीं करेगी, और उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि वो अपने अच्छे खासे कस्टमर लूज़ कर जाएगी, और उसकी डिमांड रिस्पॉन्सिवनेस क्या दिखेगी आपको, ज़्यादा दिखेगी, इलास्टिक डिमांड होगी। तो इसलिए हमने किंग डिमांड कर्व में दिखाया था कि इनिशियली इलास्टिक डिमांड कर्व बनता है, देन इन इलास्टिक बन जाता है। उसकी रीज़न यही थी कि अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे तो इलास्टिक रीजन में चले जाएंगे, और अगर प्राइस कम करेंगे तो इन इलास्टिक रीजन में चले जाएंगे, क्योंकि प्राइस कम करने का डिसीजन जो है होगा उससे सब मैच करेंगे, बट प्राइस इंक्रीज़ करने के डिसीजन पे कोई आपसे मैच नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपके कस्टमर लूज़ हो जाएंगे। आप मार्केट स्ट्रक्चर में कुछ और बताने की ज़रूरत है, देख लो स्टडी टेक्स्ट वगैरह। बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर 4 के, तो बाकी कॉन्सेप्ट्स खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। किस में?
चलें भाई, सबसे पहले फर्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने एज्यूम किया था कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो होमोजीनियस होंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन किया जा सकेगा वेरिएबल और फिक्स फैक्टर को, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट रन का लॉ था, लॉन्ग रन का लॉ नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट है। सिलेक्ट एनी टू फीचर्स ऑफ मोनोपोली, तो इसमें फर्स्ट फीचर कंट्रोल ओवर की इनपुट्स और दूसरा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। सिलेक्ट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ मोनोपोली, तो एक तो इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, दूसरा है प्राइसेस आर रिलेटिवली स्टेबल। फोर्थ, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ऑप्शन बी और डी करेक्ट होंगे क्योंकि कोई बैरियर नहीं होता परफेक्ट कंपटीशन में और फर्म्स होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रही होती हैं। 5, नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स वेयर इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इफ मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कि अभी आप इक्वालिटी पे नहीं आए, इक्विलिब्रियम पर नहीं आए हैं और अभी मज़ीद आउटपुट प्रोड्यूस करने पे आपका आउटपुट जो प्रॉफिट है वो ऐड होगा क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट से। तो आप अपने आउटपुट को इंक्रीज़ करोगे प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। आप यहाँ कहीं हैं जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम पर आने के लिए आपको क्या करना है, आउटपुट बढ़ाना है। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जो कि जहाँ पे आपका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। तो जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए फर्म क्या करेगी, तो वो कंडीशन देखनी है जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाएंगे। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस को चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ आउटपुट को चेंज करके आप प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। 7 में इस तरह के ग्राफ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा जिसमें वो आपसे डिफरेंट कर्व्स के बारे में पूछ रहा है। तो जो ए कर्व है वो सबसे अबव है, तो ज़ाहिर है वो टोटल कॉस्ट कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। 8, द फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो आप इसमें देख रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट सब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ये परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ है। 9 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो हमने होमोजीनियस की अजम्पशन ली थी तो ये अजम्पशन फॉल्स हो जाएगी। डिमांड कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू कर्व, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू कर्व को हम डिमांड कर्व भी कहते हैं। 11, in king demand curve, if firm A increase its price, then what will be the behavior of firm B? Twelve, decrease in long run average cost is called, इसमें समटाइम जो है ना वो माइंड में डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाता है, तो पहले ये गौर करिएगा कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है तो ये अच्छा है हमारे लिए, तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। एवरेज कॉस्ट कर्व इज़ यू शेप्ड बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न, मैंने बताया था उसका यू शेप लॉ ऑफ रिटर्न की वजह से जो है वो बन रहा होता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अब यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि दोनों सही हैं या उनमें से कोई एक सही है। 2 में कह रहे हैं शॉर्ट रन द फर्म्स कैन कंटिन्यू हिज प्रोडक्शन व्हेन एवरेज रेवेन्यू कवर्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जब तक रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट को कवर करता रहेगा जब तक फर्म कंटिन्यू रखेगी प्रोडक्शन। फर्स्ट में कह रहे हैं कि अगर कोई फर्म एग्जिट करेगी तो उससे पर यूनिट प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो पर यूनिट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। फर्म्स के जाने से हो क्या रहा होता है कि सप्लाई कम हो रही होती है और प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, कम नहीं होता। तो सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट आपकी इसमें करेक्ट है। 15 में कह रहे हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट,
इन विच मार्केट मॉडल कार्टेल कैन बी क्रिएटेड। अच्छा एक सेकेंड, अभी जनवरी बैच का गैप है ना, ये लोग कहाँ बैठे हुए हैं? अच्छा मुझे बहुत देर से याद आया, इन लोगों का रिवीजन हो जाता। इनको जाकर ना जहाँ सब बैठे हुए एक दफ़ा ये बता के आ जाओ कि मिस कह रही हैं कि चैप्टर 4 का रिवीजन हो रहा है, उसके एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई लेना चाहता है तो आ जाए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, तो कोई भी एक जाकर बोल दे। अगर कोई लेना चाहता है तो वो ले सकता है। अच्छा अच्छा ठीक है, सही है। 16 में कह रहे हैं कि इन विच मार्केट मॉडल कार्टेल कैन बी क्रिएटेड। ओलिगोपली में, और ओलिगोपली के अंदर भी किस में क्रिएट हो रहे होते हैं? कोल्यूसिव ओलिगोपली के अंदर। 17 में पूछ रहे हैं कि भाई मोनोपोलिस्टिक फर्म्स हैव डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बिकॉज ऑफ। तो आपको दो सिलेक्ट करने हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन बी कोई भी बेवकूफ़ी ना करके आए, क्योंकि ऑप्शन बी वैसे करेक्ट है बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सही नहीं है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर तो होता है बट इसकी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं बनता। ये परफेक्ट कंपटीशन में तो डिमांड कर्व क्या बन रहा होता है? हॉरिजॉन्टल बन रहा होता है, उसमें भी एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी और डी इसमें करेक्ट है। जब आपके पास मोनोपोली पावर होगी कुछ, और जब आप क्लोज सब्सिट्यूट्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे बट डिफरेंशिएटेड गुड्स होंगी। विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ ओलिगोपोली? मोनोपोली। फिर 19 देख लेते हैं। 19 और इस तरह के, इसमें तो खैर बहुत ही क्लियर दिखा रहा है वो कि प्राइस जो है वो कॉस्ट से ज़्यादा है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। Which of the following are not regarded as the features of perfect competition? तो firms are price makers और product differentiation। ये तो किंग डिमांड कर्व हो गया। 22 when average cost is rising, marginal cost is higher than average cost। Which of the following may not be regarded as strength of collusive oligopoly? एक तो बी हो जाएगा, क्योंकि कार्टेल अगर आप बना रहे हैं तो एक ऐसी मार्केट में बना सकते हैं जहां बैरियर्स बहुत ज़्यादा हों। बैरियर्स नहीं होंगे तो न्यू फर्म्स आ जाएंगे, आपका कार्टेल सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। दूसरा, प्रोडक्ट शुड बी होमोजीनियस। प्रोडक्ट होमोजीनियस होगी, सिमिलर प्रोडक्ट होगी तो ही प्रोडक्शन टेक्निक और कॉस्ट सारी फर्म्स की सेम होंगी। मैंने क्या बोला? कॉल्यूसिव के अंदर जो है वो प्रोडक्ट कार्टेल अगर आप बना रहे हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो नॉन होमोजीनियस नहीं होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। अच्छा, अब भाई ये 24 जो है ना, इसका मुझे नहीं पता कि जिन्होंने बनाया उन साहब ने क्या सोच के बनाया, बट अगर हम कॉमन सेंस देखें तो कॉमन सेंस तो ये कहता है कि अगर आपका टोटल रेवेन्यू आपकी टोटल कॉस्ट को कवर कर रहा है तो जाहिर है आप प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेंगे। ये ज़रा हमारे जो सेकंड उस्ताद हैं, जो हम सब के उस्ताद हैं, ज़रा उनसे भी पूछ के देखिएगा कि वो जनाब क्या फरमाते हैं इस बारे में। कौन है? तो वैसे तो अगर बात की जाए तो देखें, कुछ लोग इसको ऐसे कह रहे हैं कि भाई स्टेटमेंट गलत है, तो
टोटल रेवेन्यू जब आपकी टोटल कॉस्ट को कवर कर रहा होगा तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि फर्म कंटिन्यू ना रखे प्रोडक्शन। लेकिन कुछ जगहों पे इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि भाई टोटल ये स्टेटमेंट उस तरीके से गलत नहीं है, यहाँ पे जो है ना वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए। तो अजीब सी बात है, मेरे लिहाज से ये ट्रू है। क्यों ट्रू है बता दिया ना, आपका रेवेन्यू पूरी की पूरी कॉस्ट को कवर कर रहा है, यानी आपको तो प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्यों प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं रखेंगे। 25. Which one of the following assumption is related to law of variable proportion? वालेकुम अस्सलाम। D. The factors are able to be combined to make a product. 26. When diminishing returns begin to operate, the total variable cost will start to rise at an increasing rate, क्योंकि second stage आ गई है, cost बढ़ना start हो गई है. In perfect competition, firm earns normal profit due to लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, और अगर यहाँ पे फ्री एंट्री और एग्जिट होता तो वो करेक्ट होता। 28. द फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, अब देखिए इस तरह के ग्राफ में आपने सबसे पहले इक्विलिब्रियम पे फोकस करना है और इक्विलिब्रियम से ऊपर जाके देखना है कि पहले कॉस्ट आ रही है या रेवेन्यू आ रहा है। अगर कॉस्ट कम है, रेवेन्यू उससे ज़्यादा है, तो यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। 29. मार्जिनल कॉस्ट क्या हुआ? जहां मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होते हैं, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट होता है। सबसे पहले आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट है। अब इसी आउटपुट से आपने वर्टिकली ऊपर जाना है। जब आप वर्टिकली ऊपर गए, सबसे पहले आपको कौन सा कर्व मिला? एवरेज कॉस्ट कर्व। ये आपको बता रहा है कि इस आउटपुट पर मेरी ये कॉस्ट आ रही है, जबकि इस आउटपुट पर रेवेन्यू कितना है, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व बता रहा है कि इस आउटपुट पर ये रेवेन्यू आ रहा है। तो क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट से, इस वजह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। 29. मार्जिनल कॉस्ट इज बेस्ट डिफाइंड एज, मार्जिनल कॉस्ट है, प्राइस नहीं है, ठीक है। तो एक बी तो कह रहा है एवरेज कॉस्ट ऑफ, मार्जिनल क्या बताता है? एडिशनल, एक्स्ट्रा। तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट, जब एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो उससे आपकी कॉस्ट क्या आएगी। और दूसरा मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट फंक्शन का क्या है? स्लोप भी है। 30. अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। एट व्हाट पॉइंट फर्म मस्ट शट डाउन, जब उसका रेवेन्यू उसकी वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर रहा होगा तो फर्म क्या कर देगी? शट डाउन कर देगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन? अगेन 33 भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप हमारे उसी टीचर से पूछिएगा कि वो क्या जवाब देते हैं। तो बात ये है कि परफेक्ट कंपटीशन कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें कोई टाइम बाउंड्री उसने नहीं दी, उसने कोई टाइम मेंशन नहीं किया कि वो शॉर्ट रन की बात कर रहा है या लॉन्ग रन की बात कर रहा है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो इसको हम इन जनरल इसका अगर जवाब दें तो ये ट्रू होगा। लेकिन अगेन कुछ इसको इस तरीके से समझते हैं कि नहीं भाई लॉन्ग रन में तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, तो लॉन्ग रन लिखा हुआ कहाँ है? शॉर्ट रन में तो पॉसिबल है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये और इससे पिछला जो क्वेश्चन है ये मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया कि मैं क्या समझती हूँ। अब आप उन साहब से पूछकर फिर अपना एक फाइनल डिसीजन ले लीजिएगा, ठीक है ना। 34. मोनोपोलिस्टिक कैन चार्ज हाई प्राइस वेयर इलास्टिसिटी इज,
मोनोपोलिस्ट हाई प्राइस कहाँ चार्ज करेगा? जहाँ इन इलास्टिक डिमांड होगी यानी लो इलास्टिसिटी होगी. Firms under monopolistic competition and perfect competition are similar because products are homogeneous. False. False. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट्स होमोजीनियस नहीं होती, सिमिलर और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. होमोजीनियस का मतलब होता है आइडेंटिकल. 36 ये तो कर ही लोगे ना, हम लोग कर लिया होगा. ठीक है. फिक्स कॉस्ट 100 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 है और 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी 500 है. ठीक है ना, 5 इंटू 100 500. फिक्स कॉस्ट 100 है, टोटल कॉस्ट आपकी आ गई 600. टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी. प्राइस दी हुई है उसने 20, क्वांटिटी दी हुई है उसने 100, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 2000. टोटल रेवेन्यू में से जब टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 1400. 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? अच्छे तरीके से देख लो, एक सिर्फ सेलेक्ट करना है, दो सेलेक्ट नहीं करना है. तो सी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. फ्री नहीं लिखा हुआ, फ्रीडम लिखा हुआ है. आज़ादी है तभी तो इतने सारे सेलर्स हैं. बैरियर्स की टर्म में हम कहेंगे नो बैरियर्स नहीं है, फ्यू बैरियर्स हैं, लेकिन वो यहाँ पे कह रहे हैं फ्रीडम है एंट्री और एग्जिट की, यानी बहुत आसानी से आ सकते हैं. फ्रीली नहीं लिखा हुआ, फ्री एंट्री और एग्जिट नहीं लिखा हुआ, फ्रीडम लिखा हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री डज नॉट ऑपरेट अंडर ओलिगोपोली? डी फार्मिंग. ये किस में आ जाता है ना, मतलब ये कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में आ जाती है इसकी? फार्मिंग एग्रीकल्चर सेक्टर की एग्जांपल किस में? परफेक्ट कंपटीशन जो है उसमें हमने कहा था एग्रीकल्चर सेक्टर और फार्मिंग क्लोज टू परफेक्ट कंपटीशन है, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं और स्मॉल सेलर्स हैं, जिनमें से एक का मार्केट शेयर बहुत स्मॉल है, उनका डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं है प्राइस पर. ठीक है, तो क्लोज फीचर्स हैं. एग्जैक्ट तो आपको पता है ना, एग्जैक्ट तो कोई एग्जांपल हमें परफेक्ट एग्जांपल नहीं मिलेगी. क्लोज एग्जांपल में फार्मिंग परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आती है. इसका मतलब ये हो कि बाकी जो रिमेनिंग 3 हैं ये ओलिगोपोली के अंदर आएंगी. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑयल सेक्टर. ऑयल सेक्टर के मैंने आपको एक इंटरनेशनल एग्जांपल दी थी ना, ओपेक की. ठीक है ना, मीडिया इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री. ठीक है, ये सब ओलिगोपोली के अंदर आती है. अच्छा जी, 39 में वो पूछ रहे हैं पॉइंट सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. तो पॉइंट सी जो है ना वो हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, और ये आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, आपने कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट जो है वो ग्राफ लिया हुआ है, तो ये फिक्स कॉस्ट कर रहा है आपका. फोर्टी में बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन इज ट्रू अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन लॉन्ग रन. तो लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फॉर्म को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि प्राइस और एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होंगे, बराबर होंगे. लेकिन क्योंकि ये इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो यहाँ पे आपका जो प्राइस और एवरेज रेवेन्यू है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर नहीं होता. एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होता है, अबव होता है. तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की जहाँ इंटरसेक्शन आ रही होती है उससे ऊपर जाके आपको प्राइस और एवरेज टोटल कॉस्ट की वैल्यू मिल रही होती है. याद है कुछ ग्राफ? इनके पेपर हैं अभी. ये पॉइंट क्या है इक्विलिब्रियम पर? मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही होगी, लेट्स से यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू आ रही है 5. प्राइस देखने के लिए आप वर्टिकली ऊपर गए. ठीक है, ये प्राइस आ रही है 10 और यहीं पे ही एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व भी, तो जाहिर है 10 इज ग्रेटर देन 5. तो प्राइस और एवरेज टोटल कॉस्ट की जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट से.
ज़रूरी नहीं है ये एग्जैक्ट ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन वो वाहिद मार्केट स्ट्रक्चर है जहां प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू के भी बराबर होती है परफेक्ट कंपटीशन में, और मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट तो ज़ाहिर है बराबर होंगे तो ही इक्विलिब्रियम आएगा। तो सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। बाकी हर मार्केट स्ट्रक्चर में आपको प्राइस ग्रेटर देन दिखेगी मार्जिनल कॉस्ट। तो ये कंडीशन जैसी भी लिखी हुई हो, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है जिस भी फॉर्म में लिखा हुआ हो, ये वाली कंडीशन जो है ना वो ए करेक्ट नहीं हो सकता। ए ऑप्शन ये ABCD हैं। परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन के अंदर ये सारी चीज़ें एक दूसरे के बराबर होंगी। जैसे मैंने बताया कि प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है परफेक्ट कंपटीशन में, और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, और नॉर्मल प्रॉफिट है तो प्राइस और एवरेज कॉस्ट बराबर होगी। तो इस तरह से ये चारों बराबर हो जाते हैं। Under monopoly there is excess production in long run if। अब इसका मतलब क्या है? इसका उन्होंने बड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। यूजुअली जो मोनोपोलिस्ट है वो अपना आउटपुट रिस्ट्रिक्ट रखता है ताकि अपनी प्राइसेस को क्या सेट कर सके, हाई। एक बात याद रखना कि मोनोपोलिस्ट का प्राइस और आउटपुट दोनों पे कंट्रोल नहीं है एक साथ, दोनों में से किसी एक को कंट्रोल कर सकता है। अगर वो प्राइस हाई सेट करना चाहता है तो उसको अपना आउटपुट क्या करना पड़ेगा, कम। आउटपुट कम करना फ़ायदेमंद तो नहीं है ना। और अगर वो आउटपुट बढ़ाना चाहता है तो उसको अपनी प्राइस क्या करनी पड़ेगी, कम। तो उसका किसी एक पे कंट्रोल है। तो यूजुअली वो क्या करता है, अपने आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करता है ताकि प्राइसेस क्या रहे, हाई रहे। यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि लॉन्ग रन में एक कंडीशन है जिसमें वो क्या कर रहा होगा, एक्सेस प्रोडक्शन। वैसे तो वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है ना प्रोडक्शन को। एक्सेस प्रोडक्शन का मतलब ये कि भाई वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे नहीं होगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उसको जब ही हो रहा था जब उसने अपनी आउटपुट रिस्ट्रिक्ट रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी प्राइस बहुत हाई आ रही थी। एक्सेस प्रोडक्शन जब पॉसिबल है लॉन्ग रन में, जब मोनोपोलिस्ट को ये डर होगा कि कोई दूसरा आने की कोशिश कर रहा है, और जब उसको ये डर होगा कोई दूसरा आने की कोशिश कर रहा है तो वो अपनी प्राइसेस क्या कर देगा, गिरा देगा। ये बात पढ़ी थी हमने। लॉन्ग रन में मोनोपोली के अंदर सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें हो सकता है मोनोपोलिस्ट कौन सा प्रॉफिट अर्न कर रहा हो, नॉर्मल प्रॉफिट। उसकी सिर्फ एक कंडीशन है और वो स्ट्रेटेजिक यूज़ कर रहा है, स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है यहाँ पे अपने राइवल को बाहर निकालने के लिए। वो अपनी प्राइसेस इतनी गिरा देता है कि वो नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाए। तो जब वो अपनी प्राइस गिराता है तो प्रोडक्शन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाएगी ना, नेगेटिव वो रिलेशन है। तो एक्सेस प्रोडक्शन देखो उन्होंने इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये जब सिर्फ पॉसिबल है जब वो न्यू फॉर्म्स की एंट्री क्या बनाना चाहता हो, डिफ़िकल्ट बनाना चाहता हो ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइसेस। व्हेन एवरेज कॉस्ट कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड, तो कॉस्ट कर्व अपवर्ड शिफ्ट कब हो सकता है, या तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, लेबर प्रोडक्टिविटी, तो कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा टैक्सेस ज़्यादा हो जाए। 44 इफ़ टोटल रेवेन्यू एक्सीड वेरिएबल कॉस्ट बट इज़ लेस देन टोटल कॉस्ट, यानी वही सब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है ना, सब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है ना। टोटल कॉस्ट से टोटल रेवेन्यू क्या आ रहा है, कम। कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट से तो ज़्यादा है लेकिन टोटल कॉस्ट से क्या है, कम है। इसका मतलब है कि पूरी फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो रही, लेकिन वो कंटिन्यू रखेगा अपनी प्रोडक्शन। क्यों, अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। लॉस तो हो रहा है पर लॉस, अगर वो अपनी प्रोडक्शन यहाँ शट डाउन कर देगा तो उसको पूरी फिक्स कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। जबकि ये वाली लाइन आपको क्या बता रही है, उसका रेवेन्यू उसकी वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है, यानी वेरिएबल कॉस्ट कवर करने के बाद उसका कुछ रेवेन्यू उसकी फिक्स कॉस्ट को भी कवर कर रहा है, इसलिए वो अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेगा लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। 45 46 हाँ रट्टे, देख लेना पेपर में।
अगर यहाँ 500 की जगह पे 670 आ गया ना तो फॉल्स करके मत आ जाना। हाँ किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि आंसर आप अंडरस्टूड होते हो कि भाई इसका तो फॉल्स ही है, फॉल्स ही है, ठीक है ना, तो वो देख कर आ जाना कि भाई 670 है तो 670 ट्रू होगा। 47 कर लेना खुद से, एवरेज कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट कर लोगे ना। ये 40 आएगी क्या? 135 डिवाइडेड बाय 3 45 नहीं, पॉइंट में नहीं आएगी, 40 या 45 आएगी, 45 ना, ये आएगी पॉइंट में। Following is not a characteristic of perfect competition. एक तो क्या मतलब है, यहाँ पे सिलेक्ट टू कहाँ लिखा हुआ है? एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट क्यों होगी? आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो किस बात की एडवर्टाइजमेंट करेंगे? कोई डिफ्रेंसिएशन ही नहीं है। आप लोग क्या बोल रहे थे? क्या बात है, बेस्ट रट्टे चल रहे हैं। बार बार बोल रही हूँ, आंखें खोल के क्वेश्चन पढ़ना। समटाइम्स सेम क्वेश्चन में कभी वो नॉट दे देता है और कभी नॉट हटा देता है, पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाता है। तो ठीक है, आप लोगों ने सॉल्व इतना किया होगा कि आप लोगों को आंसर याद होगा, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के करना, ठीक है ना। 50 सप्लाई कर्व इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज सेम एज monopolistic firms do not earn economic profit in long run because इसमें सारे पॉइंट इलॉजिकल हैं सिर्फ सी के अलावा। हालांकि सी में नो बैरियर्स नहीं होने चाहिए थे, फ्यू बैरियर्स होने चाहिए थे। बैरियर्स तो हैं बट फ्यू बैरियर्स हैं, जिसकी वजह से फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट है, फॉर्म्स इजीली आ जाती हैं चली जाती हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती लॉन्ग रन में। ना ए का कोई सेंस बन रहा है, डिमांड कर्व टेंजेंट टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये हमने ऐसा कोई ग्राफ बनाया है नहीं जिसमें एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व बनाया हो। कॉल्यूजन बिटवीन फर्म्स, ये ओलिगोपोली में होता है। लार्ज फर्म्स हैविंग लार्ज मार्केट शेयर, ये कोई रीजनिंग नहीं बन रही कि उसको लॉन्ग रन में इस वजह से कोई जो है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट ना हो रहा हो। 52 करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये भी मुझे पता तुम लोगों को याद तो होगा। और डी क्यों नहीं था? डी क्यों नहीं था? क्योंकि उसने यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज बाय, तो इनिशियली एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारे पास 10 आ रही थी जब आप कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं 20, और जब आप 30 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू आ रही थी 6.67। तो वो कह रहा था 6.67 से डिक्रीज हो रही है, लेकिन वो 6.67 से डिक्रीज नहीं हो रही, 3.33 से डिक्रीज हो रही है। इस वजह से आपका ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट था और ऑप्शन सी करेक्ट था। क्या क्या है? टोटल रेवेन्यू का ग्राफ परफेक्ट कंपटीशन में कैसा बनेगा? टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू की बात नहीं हो रही, टोटल रेवेन्यू। तो परफेक्ट कंपटीशन में टोटल रेवेन्यू कर पॉजिटिवली स्लोप बनता है, जितना ज़्यादा आउटपुट सेल करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा रेवेन्यू होगा। विच वन इज नॉट यू शेप्ड? कैसे बन रही थी ये? कंटिन्यूसली डाउनवर्ड स्लोपिंग। 55
Which of the following is not the characteristic of perfect competition? थक गई मैं. वो ही आ गई ना, एडवर्टाइजमेंट वाली बात ही आ गई. द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ मोनोपोलिस्ट. हम कह रहे हैं शॉर्ट रन सप्लाई कर्व जो है वो मोनोपोलिस्ट का एग्जिस्ट ही नहीं करता. $57. The correct case of downward sloping demand curve in imperfect competition is. हाँ, सी कैसे है? तुम लोगों का मतलब दिमाग ठीक है. इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है तो एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के कैसे बराबर हो जाएगा? ज़रा बनाओ इम्परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व अपने पास, एवरेज रेवेन्यू कर्व. मार्जिनल रेवेन्यू हाफ बन रहा होता है एवरेज रेवेन्यू से. तो 2MR इज इक्वल टू 1AR. ठीक है ना, ऐसे बना रहे होते हैं ना हम. तो 2MR इज इक्वल टू AR. अच्छा, ये इस 56 समझ में आ गया था. 56 में वो कह रहे हैं कि भाई क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन तो फर्म जो है वो प्राइस टेकर है ना, तो उसका वो जो इंडस्ट्री में प्राइस डिसाइड होती है उस प्राइस को ही लेकर उसने अपनी क्वांटिटी को डिसाइड करना होता है. ठीक है ना, तो उसका एक वेल डिफाइंड सप्लाई कर्व एग्जिस्ट करता है. जो मार्जिनल कॉस्ट का जैसे हम कह रहे थे, इससे लो प्राइस होगी तो फर्म सप्लाई नहीं करेगी, वो जो शट डाउन कर देगी. तो लेकिन मोनोपोलिस्ट खुद से अपनी प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड कर रहा है. ठीक है ना, और उसकी जो प्राइसिंग का जो प्राइस डिटरमिन करने का जो उसका वो है, वो सिर्फ आउटपुट पे नहीं बेस कर रहा कि आउटपुट कितना है, वो बेस कर रहा है डिमांड कर्व का शेप कैसा है, लोग कितना डिमांड कर रहे हैं, उसकी बेस पर वो अपनी प्राइस सेट कर रहा है. तो कह रहे हैं शॉर्ट रन में जो है ना मोनोपोलिस्ट का सप्लाई कर्व का कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं आता. सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में वो सप्लाई कर्व के लिहाज से पूछेगा आपसे. परफेक्ट कंपटीशन में जो सप्लाई कर्व है वो एक प्योर एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है. और पूरा का पूरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व सप्लाई कर्व नहीं है. मार्जिनल कॉस्ट कर्व हाफ नहीं, उसका एक वेल डिफाइंड है. मार्जिनल कॉस्ट का वो एरिया जो अबव देन मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से अगर नीचे प्राइस गिर जाएगी तो फर्म क्या कर देगी, शट डाउन कर देगी. तो मार्जिनल कॉस्ट तो ये पूरी की पूरी बन रही होती है ना. ठीक है ना, तो ये पूरी मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो सप्लाई कर्व नहीं कहलाती परफेक्ट कंपटीशन में. सिर्फ वो एरिया मार्जिनल कॉस्ट का जो अबव देन मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो. क्योंकि जब तक आपकी प्राइस मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर होगी, जब तक आप कंटिन्यू रखेंगे प्रोडक्शन होगी तो सप्लाई कर्व कहलाएगा ना. ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन आगे आने वाला है. इन लॉन्ग रन फर्म एक्सपेंड आउटपुट अंटिल, ये लॉन्ग रन हो या शॉर्ट रन हो, फर्म जब तक आउटपुट बढ़ाएगी जब तक मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट बराबर नहीं. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन बस यही है. मार्जिनल रेवेन्यू अगर मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है तो ये यहाँ आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो रहा. अभी आपको मज़ीद आउटपुट बढ़ाने की ज़रूरत है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए. 59 बताइएगा.
ए आपको क्या सेंस दे रहा है? एक सबसे पहली बात तो मुझे ये बताइएगा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन का लॉ है या शॉर्ट रन का? लॉन्ग रन है। लॉन्ग रन में कोई फैक्टर फिक्स नहीं होता। जब आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ जिस तरीके से है कि इफ़ मोर लेबर इज एडेड टू गिवन अमाउंट ऑफ कैपिटल, गिवन अमाउंट ऑफ कैपिटल का मतलब ये कि जो भी कैपिटल है वो गिवन है, फिक्स है। तो ये आधी स्टेटमेंट पढ़कर ही पता चल जाता है कि ये लॉन्ग रन की बात ही नहीं हो रही है। इफ बी है, इफ लेबर एंड कैपिटल इंक्रीज बाय डबल, आउटपुट इंक्रीज बाय डबल। सिर्फ लेबर की बात हो रही है पहली बात। दूसरा, आउटपुट कांस्टेंट रहेगा। मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगी, आउटपुट कांस्टेंट नहीं होगा। आउटपुट तो बढ़ रहा होगा ना, हमने बोला था 58 होगा तो 68 हो जाएगा, 68 होगा तो 78 हो, 10 10 10 से बढ़ रहा था, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगी, आउटपुट नहीं कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आप वो शेड्यूल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। व्हाट डिसीजन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म टेक इन शॉर्ट रन? बी। ऑप्शन ए लॉन्ग रन में डिसीजन लिया जाएगा और सी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म के पास ये कंट्रोल ही नहीं है। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन लेवल? माशाल्लाह, इंतहा का खूबसूरत एमसीक्यू जिसने डिज़ाइन करा। ये भी भाई पूछिएगा उनसे, साहब से, कि वो साहब अपनी लॉजिक के लिहाज से इस बात को क्या समझते हैं। देखिए, कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि बनाने वाले को बनाते हुए सोचना चाहिए कि आप क्या सोचते हुए बना रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है, सेंस सही बनना चाहिए। अच्छा, अब सम टाइम इसका एक सेंस जो बन रहा होता है कि हम कह रहे होते हैं भाई फाइनेंशियल कॉस्ट होनी चाहिए, आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, यही बन रहा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीज और डिक्रीज, तो सेंस क्या बनेगा कि ये इंक्रीज इस इंक्रीज के साथ है, ये इंक्रीज इस इंक्रीज के साथ है और ये डिक्रीज इस डिक्रीज के बाद है, यही हम कंसिडर करते हैं ना। तो वो कौन सी कॉस्ट है जो आउटपुट बढ़ने से बढ़ेगी और आउटपुट कम होने से कम होगी? ना ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। क्यों? आउटपुट बढ़ने से बढ़ेगी, जब आप आउटपुट बढ़ाते हो तो इनिशियली तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होती है, मार्जिन कॉस्ट भी कम होती है, ठीक है। अब बचे, देखिए बी और डी बचे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आती है इस क्वेश्चन को पढ़ के कि जो बनाने वाला था उसने एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए बनाया है ये, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट पे ये जब उतरेगा जब आप बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज और डिक्रीज विद डिक्रीज और इंक्रीज इन आउटपुट लेवल, क्योंकि उसका तो आउटपुट के साथ नेगेटिव रिलेशन है। तो मेरे ख्याल में तो अगर आप ये पूछेंगे तो ये फाइनेंशियल कॉस्ट ही बोली जाएगी। हम इसको ट्राई कर लेते हैं ताकि एक डिसीजन लेकर आगे बढ़ जाएं कि पेपर में अगर ऐसा आ जाता है, अल्लाह ना करे क्वेश्चन आए, आ जाता है तो आपने किस पे जाना है। स्टूडेंट ने ही बताया एक, नहीं उसके अकॉर्डिंग उसने बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल यही आया था। तुम लोगों के पास आए अगर तो तुम लोग बताना। चलो तुम लोग जब तक नीचे 62 करो। सिक्सटी टू का मोनोपली हो या कोई सा भी आपका जो है ना वो मार्केट स्ट्रक्चर हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन तो सेम ही है ना सबकी। मार्जिनल कॉस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। 63 बताइएगा। वैसे तो देखा जाए तो ए भी करेक्ट है,
लेकिन ये कि बी आपको पूरी पिक्चर शो कर रहा है, तो बी ज़्यादा करेक्ट कंसिडर किया जाएगा कि लॉस तो हो रहा है उसको, तभी वो मिनिमाइज लॉस का कॉन्सेप्ट बी में नज़र आ रहा है कि लॉस हो रहा है पर वो लॉस को मिनिमाइज किस तरीके से कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है ना। अच्छा जी 64 बताइएगा। एक तो बी होगा, एवरेज रेवेन्यू एवरेज टोटल कॉस्ट से कम हो, दूसरा एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो। 65 बताइए। अच्छा ये भाई कह रहे हैं कि वही जैसे कि मैंने कहा, अगर ये क्वेश्चन आप सुन लो कंडीशंस को देखते हुए, अगर तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसा ही आए कि आउटपुट बढ़ने से कॉस्ट बढ़ रही है, आउटपुट कम होने से कॉस्ट कम हो रही है, तो फाइनेंशियल कॉस्ट पे लगा दीजिएगा। अगर क्वेश्चन का सेंस ये बन रहा हो कि आउटपुट बढ़ने से कॉस्ट कम हो रही है और आउटपुट कम होने से कॉस्ट बढ़ रही है, तो वो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि आउटपुट का कॉस्ट के साथ जो इन्वर्स रिलेशन है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट में है। टाइम हो गया ना? वालेकुम अस्सलाम। 67 बताइएगा मुझे बस जल्दी से। ठीक है, चलो तकरीबन, ओहो हो अभी भी इतने रहते हैं। चलो ये बस करके देख लेना, ठीक है। अगर इसमें किसी में कोई प्रॉब्लम हो, 5-6 रहते हैं खाली, तो वो फिर